हाय फ्रेंड्स, आज बहुत दिन के बाद मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चलने जा रही है। जैसा कि फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने जब उदय जीएस रिसर्च सेंटर में आप जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में दिखेगा कि प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक के क्लास लिए जा चुके हैं। तो आज जो क्लास चलने जा रही है फ्रेंड्स, वह है प्लासी का युद्ध। तो फ्रेंड्स याद रखिए, आज की जो क्लास है वह प्लासी की या प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो डेट है, एक्चुअल जो डेट है 23 जून 1757 ईस्वी में है। इस प्लासी के युद्ध को आप एक प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि भारत दास्ता की जंजीरों में बंध चुका। इस युद्ध से यानी प्लासी के युद्ध से भारत दास्ता की जंजीरों में बंध गया। बन गया। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया कि प्लासी का युद्ध जो है, यहीं से आपका भारत जो है एकदम गंभीर रूप से दास्ता की जंजीरों में बंध जाता है। प्लासी का युद्ध इतिहास में वो साक्ष्य है, यहीं से वो मोड़ आता है जहां से भारत अपने आप को गुलाम धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि प्लासी का युद्ध जो होता है, ऐसी दास्तां इतिहास में मिलती है। और आप समझिए, हकीकत का अगर देखा जाए तो ये स्पेशल रूप से आप 1707 से ही कहानी शुरू हो जाती है दास्ता वाली। अब आपके मन में उठता है कि दास्ता उस समय कैसे होती है, क्योंकि जब तक आप ये देखेंगे कि लास्ट में जो मुगल पीरियड का सबसे बहादुर शासक जो था, अच्छा शासक जो था, वह औरंगजेब ही था। औरंगजेब जब 1707 में मृत्यु होती है, उस मृत्यु के बाद ये अपने आप को समझिए कि कहा जाता है कि एक मुगल का अंत हो गया, यानी कि मुगल पीरियड का पूरा अंत हो गया। उसी दिन से आप समझिए कि धीरे धीरे भारत गुलामी की जंजीरों में बंधता चला गया। अब तो ये बात चल रही है प्लासी के युद्ध की, तो याद रखिएगा कि जो ये आपका प्लासी का युद्ध है, इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वही समय है जिसके पास या जिसके बाद ब्रिटिश सत्ता भारत में एकदम कायम हो जाती है। पहले तो छोटे छोटे क्षेत्रों को कब्जा करती है, फिर बाद में धीरे धीरे बड़े क्षेत्रों को कब्जा करती है। एक समय ऐसा रहता है कि दिल्ली केंद्रीय सत्ता भी अपनाने का प्रयास करता है। जैसा कि आपने देखा, इसके पहले अंग्रेजों का जो आगमन धीरे धीरे होता गया, आपने देखा होगा भारत में जो 3 रियासतें थी, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, तीनों रियासतों को धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। प्रयास करने के साथ साथ वो सफल भी रहे। ये बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि बंगाल, ये जो प्लासी का युद्ध होता है, अभी तो आज आपको भूमिका बताई जा रही है, और भूमिका यहां से लेके नहीं चलेंगे, हम ऐसी जगह से लेके चलेंगे जहां से हमारा भारत एक जंजीरों की दास्तां में बंधता चला जा रहा है। पढ़ना आपको टारगेट ओनली 1 1757 23 जून का है, लेकिन आप पहले
पीछे जाके थोड़ा से आप देखेंगे कि आखिर कैसा कौन सा मोड़ आया जो भारत धीरे धीरे दास्ता की जंजीरों में बंधने लगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमें पढ़ना है प्लासी का युद्ध, जो कि स्पेशल रूप से आप जानेंगे ये बंगाल में। फ्रेंड्स पहले जो बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था ना, बंगाल याद रखिएगा, झारखंड, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। इन पांचों को मिलाकर के ही बंगाल समझा जाता था, ये भी याद रखिएगा। इन पांचों को मिलाकर के आप क्या समझते थे? बंगाल समझते थे। जैसा कि आप जानते हैं धीरे धीरे ये खंडन होने लगा। आप ये भी जानते हैं इतिहास के पन्नों में एक मोटी हेडिंग में लिखा होगा कि 1971 में यानी 1971 में ये बांग्लादेश का विभाजन हो जाता है। यहां क्या लिखेंगे? बांग्लादेश का विभाजन। लेकिन किससे होता है ये भी ध्यान दीजिए कि जो बंगाल एरिया में ये बांग्लादेश था, ये अपने आप धीरे धीरे 1971 में अलग हो गया, इसका विभाजन हो गया। तो भैया आपके पास बचे कितने? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो बंगाल के क्षेत्र में तो यही बचे। पहले तो यही बंगाल समझा जाता था, लेकिन उसमें बांग्लादेश था, अब बांग्लादेश अलग हो गया 1971 में। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, आखिर इतना पश्चिम बंगाल का वर्चस्व क्यों रहा? सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल के लिए या बंगाल के लिए क्यों इतना मर मिटे लोग। देखिए पहला पॉइंट आप फिगर से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो आप इंडिया का मैप बनाएंगे और इंडिया के मैप समझते हुए चलेंगे कि आखिर बंगाल ही सबके निगाहों में क्यों पड़ा था। देखिए आप एक छोटा सा मैप बना के आप खाली पॉइंट पकड़िएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए, ये आपका इंडिया है। एक बात अब दिमाग लगाइए, यहां से लेकर के ये पश्चिम बंगाल है और आपने देखा होगा ये बांग्लादेश भी है जो 1971 में अलग हुआ, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये भी पता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये भी पता है। ठीक है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बंगाल के आसपास जितने एरियाज थे हमने उसको बंगाल समझा। पहले बंगाल समझते थे, एक समझते थे, लेकिन बंगाल इतना समृद्धशाली क्यों था कि बंगाल की तरफ आखिर लोग भागते क्यों थे? सवाल ये है। जब आप इधर से देखेंगे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत के पुरंग जिला से, ये कौन सा जिला है? तिब्बत के पुरंग जिला। कौन सा जिला है? तिब्बत का पुरंग जिला। और तिब्बत का पुरंग जिला जो है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार से यहां पर एक ग्लेशियर टाइप या ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, इसे आज हम बोलते हैं आंगसी ग्लेशियर। अब आपके मन में उठता होगा कि आखिर चेमा युंगडुंग का नाम किसने रखा? तो याद रखिएगा 1930 में प्रोफेसर प्रणवानंद जी रखे थे।
इधर नामकरण चेमा युंगडुंग का हो रहा था, और उधर याद होगा एक घटना 1930 की है जो ग्रहों में शामिल किया जा रहा था जिसका नाम प्लूटो था। लास्ट में प्लूटो को भी अलग कर दिया गया, उसे बौना ग्रह कर दिया गया, उसका कोड बना करके बौने ग्रह में कर दिया गया 134340 प्लूटो। आज प्लूटो ग्रह नहीं है। इतनी बातें तो समझ में आ गई। चलिए अब सवाल उठता है कि यहां से चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से यानी तिब्बत से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और इधर से एक नदी जाती है जिसका नाम है गंगा। भैया एक चीज बताइएगा, ये अपने आप में देखो क्या है, एक उपजाऊ है, ये उपजाऊ क्षेत्र है जहां पर दोनों गंगा आके मिलती हैं, ऐसे संगम बनाने का निर्माण करती हैं। इसका मतलब कि इसके साथ आए हुए अवसाद एक उपजाऊ बना रहे कि नहीं बना रहे, और ये अगर उपजाऊ बनाते हैं तो यहां सेवा के साथ साथ हमें कृषि भी करने के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका। इसलिए बंगाल पहले भी फेमस था, यहां लिख लेंगे, इसलिए बंगाल पहले भी कृषि और सेवा और उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। भैया पहले प्रसिद्ध था तो आज नहीं है का? आज भी है, आज भी है और कल भी रहेगा, ये भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र को आप रोक लेंगे क्या? नहीं रोकेंगे। अगर आप नहीं रोकेंगे तो अवसाद आने से रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। अगर अवसाद आने से नहीं रुकेंगे तो उपजाऊ होने से कोई रोक पाएगा क्या? नहीं रुकेगा। और जहां पर उपजाऊ होगा इसलिए कृषि हमारी बिल्कुल नहीं रुक सकती। फ्रेंड्स अच्छी बातें तो ये है, इसीलिए अब आप समझिए पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा बंगाल का क्षेत्र। ये बातें तो अच्छे से समझ में आ गई। अब सवाल उठता है, इसका मतलब ये है कि जो यहां पर कृषि हो रहा है, यानी कि इधर गंगा और इधर ब्रह्मपुत्रा, लिखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कृषि का क्षेत्र पल्लवित हो रहा था। यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में कृषि का क्षेत्र पल्लवित हो रहा था तो यहां पर आखिर भाग दौड़ ऐसा क्यों लगा है? मुगलों का भी इतिहास देखिए, आप मुगल का इतिहास उठा के देखेंगे, मुगल भी तो यहां पर निगरानी करते थे। क्यों? क्योंकि भैया जहां से अच्छी रकम, अच्छी उपज, अच्छी कृषि, अच्छा उद्योग जहां से होगा वहां से हमको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा, इसका मतलब राजस्व भी अच्छा मिलेगा। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब सोचिए, यानी कि सेंटर में दिल्ली में बैठ करके, इधर देखिए दिल्ली में कोई भी केंद्रीय सत्ता बैठी है, कोई भी केंद्रीय सत्ता बैठी है, उसकी निगाहें कहां होंगी? उसकी निगाहें बंगाल पे थी। अब भैया आप दिमाग लगाओ, अगर बंगाल पे थी, क्यों थी? क्योंकि बंगाल से अच्छा खासा क्या जा रहा था? राजस्व जा रहा था। अच्छा ये बताइए, अच्छा खासा अगर राजस्व जा रहा था
तो यहां पर कोई केंद्रीय सत्ता बैठी होगी तो काहे लिए बंगाल को छोड़ेगी? जहां से हमको अच्छा खासा मुनाफा होगा, हम उस बिजनेस को क्यों बंद करेंगे? हमें जहां से सब कुछ मटेरियल मिलेगा तो हम उस कोचिंग को क्यों छोड़ेंगे? सेम कंडीशन। तो यहां भी वही सेम कंडीशन है कि अगर आपको यहां केंद्रीय सत्ता में, पूरे भारत में केंद्रीय सत्ता पे बैठा हुआ और बंगाल से सब कुछ अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, अच्छा खासा राजस्व जा रहा है, तो क्या छोड़ेंगे इसको? नहीं छोड़ेंगे ना। क्यों छोड़ेंगे भाई? नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए पहले भी था, सबकी निगाहें किस पे टिकी थी? बंगाल पर, क्योंकि बंगाल से अधिक राजस्व जा रहा है। फ्रेंड्स, इतना आप समझ गए होंगे कि प्लासी का युद्ध आखिर यहीं पर होता है। अभी तो भूमिका बन रही है, अब चलिए और भी चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है, जैसा कि आप इतिहास में जानते हैं, अब हम पॉइंट उठाने जा रहे हैं कि केंद्रीय सत्ता पर औरंगजेब था, यानी दिल्ली में बैठा था। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। अगर ये आपको कहानी याद आ गई तो समझ लीजिए प्लासी का युद्ध अपने आप याद हो जाएगा, जुबा पे पूरा फैक्ट याद हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब दिल्ली में बैठा हुआ है, इतनी बातें आपको पकड़ में आ गई। बैठा था, इत्तेफाक हुआ कि औरंगजेब 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब भैया याद रखिएगा, अब ये 1707 में इसकी जब मृत्यु हो जाती है, उसी समय याद रखिए जब औरंगजेब यहां पर दिल्ली में बैठ करके संभाल रहा था, उसी समय याद रखिएगा बंगाल में एक सूबेदार था, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था? मुर्शीद कुली खां। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होंगी। क्लियर? अब देखिए, इधर तो मान लीजिए मुर्शीद कुली खां है, इस सूबेदार है। अब इसका काम क्या था? इसका काम था बंगाल का जो राजस्व अच्छा खासा हो उसे उसूलने कर काम करता था, और उसूल करके यहां अच्छा खासा मुनाफा राजस्व ले जाके यहां जमा करता था केंद्रीय सत्ता के पास। बंगाल का राजस्व वसूल कर केंद्रीय सत्ता में पहुंचाता था, केंद्रीय सत्ता पर पहुंचाता था। इसलिए सबकी निगाहें किस पे होगी? बंगाल पे ही होगी ना। इतनी बात तो आपको अच्छे से पकड़ में आ गई कि जब भी यहां से मुनाफा जा रहा है तो यहां लोग खुश रहेंगे, चाहे जो भी केंद्रीय सत्ता पे रहेगा। अब इसी तरह मिटाते हैं। अब आप देखिए हुआ क्या, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1707 में। ये बहुत अच्छा शासक और
शासन चलाने वाला भी व्यक्ति था। हुआ क्या, यहीं से जब इनकी मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद दूर दूर तक औरंगजेब जैसा शासक नहीं दिखा। अच्छा बताइए, आप दिमाग लगाइए कि दूर दूर तक हम देखें कि ऐसा कोई औरंगजेब जैसा शासक दिख नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनके जैसा शासक दिख नहीं रहा तो कोई न कोई का उत्तराधिकारी बनने के लिए आएगा। इतनी बातें तो पकड़ में आ रही, आप ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या कि औरंगजेब, बताया गया कि औरंगजेब की मृत्यु एक मुगल समय का अंत माना गया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी। अब याद रखिएगा, अब जो लोकल लोग होंगे क्या करेंगे, केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी क्योंकि दिल्ली का मेन मुखिया तो मर चुका है। अब दिल्ली का जब मेन मुखिया मर गया तो जो छोटमोटिया जो शासक सूबेदार होंगे वो अपने आप को बादशाहियत समझेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि औरंगजेब के समय कौन अच्छा खासा मुनाफा दे रहा था, यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब यहां से अच्छा खासा मुनाफा जा रहा था, इसका मतलब इसके बारे में कौन जा रहा था, मुर्शीद कुली खां। तो याद रखिएगा, इसे मिटाते हैं एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद छोटे छोटे शासक ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे शासक क्या किए, अपने आप को स्वतंत्र समझने लगे और धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता की तरफ बढ़ने लगे। यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं, आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखिए, औरंगजेब के जमाने में मुर्शीद कुली खां जो है, ये राजस्व उसूल के यहां देता था।
ठीक, इनको दिया तो ये लगा, इसको लगने लगा कि हम ही जो कुछ भी है, हम ही सब एकदम महान है। ये सोच रहा था, दूर दूर तक देखा, उसके बाद कहा अब इस तरीके से काम चलने वाला नहीं, काश हमको ऐसा अवसर मिल जाता तो हम केंद्रीय सत्ता हम ही संभाल लेते। मुर्शिद कुली खां सोच रहा था, बराबर सोच रहा था। ठीक, आगे चलिए। उसके बाद क्या होता है, आगे चलिएगा। मुर्शिद कुली खां जो है, ये मुर्शिद कुली खां जो है, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, ये टैक्स देना बराबर जारी रखा। क्यों? क्योंकि इसको लगा क्या कि अगर हम धीरे धीरे टैक्स देते रहेंगे तो सबकी निगाहें ये लगेगी मुर्शिद कुली खां जहां है वहीं पर अपना काम कर रहा है। लेकिन ये कहते नहीं कि अंदर अंदर से चल रहा था, इसका मन तो यहां सेंटर पे था ना। इतनी बातें समझ में आ गई। हुआ क्या, आप देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां यहां बड़े बाबू जो कुछ भी अपना माल गुजारी भत्ता, राजस्व भत्ता ले जाके यहां जमा कर रहा था, धीरे धीरे वो अपना बढ़ा ही रहा था। आप ये समझिए कि अपने आप को ये बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक मानने लगा। तो याद रखिए, यानी स्वायत्तता की तरफ ले जाने लगा। अब बंगाल को अब किस केंद्रीय सत्ता के हाथों से जा चुकी है। हम ऐसा क्यों न करें कि बंगाल को हम अपने आप को स्वतंत्र समझ लें, अपने आप को शासक समझ लें। ये मुर्शिद कुली खां सोच रहा था। तो याद रखिए, ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक के रूप में ले जाने वाला मुगल सूबेदार कौन था? आप ऑप्शन लिखेंगे मुर्शिद कुली खां। और इसे बाद में बंगाल का स्वतंत्र स्वायत्तत्व संस्थापक के रूप में समझा भी जाने लगा। संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया? आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अर्थात आप समझिए कि बंगाल को स्वतंत्र संस्थापक के रूप में उसका श्रेय किसको जाता है? मुर्शिद कुली खां को जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक, आगे चलते हैं। जैसा कि एक पॉइंट आप पकड़ेंगे, यहां पर है क्या, 1651 ईस्वी में बंगाल का जो सूबेदार था उसका नाम था शाइस्ता खां। उसका क्या नाम था? शाइस्ता खां। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो शाइस्ता खां था उसकी अनुमति से ब्रिटिश वासियों ने अपनी फैक्ट्री एज ए कोठी की तरह लेंगे। वहां फैक्ट्री इस तरीके से नहीं डाला गया था कि नहीं अपना वहां सब कुछ
प्रोडक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वहां पर कलेक्ट कर रहे हैं। तो कोठी डाल दिए थे ब्रिटिश वासियों ने। अब देखिए ब्रिटिश वासियों द्वारा कोठियां बनाई गई। आगे चल के देखेंगे आप और आगे पॉइंट उठाएंगे, यानी ब्रिटिश वाले धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। क्लियर। 1698 ईस्वी में आप जानते हैं बंगाल का उस समय जो सूबेदार था उसका नाम था अजीमुनशान। अजीमुनशान की अनुमति से अजीमुनशान की अनुमति से याद होगा कि बंगाल में 3 गांव थे। वो तीनों गांव ब्रिटिश वालों को मिल गया था। क्लियर। कौन कौन था? सूतानाती, कालीकाता और अगला है गोविंदपुर। अब आप ये हम समझिए कि कालीकाता ये तो इन तीनों गांव में सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा गांव कौन सा था? कालीकाता। अब यही कालीकाता याद रखिएगा आगे चल करके कोलकाता बना, कलकत्ता बना। क्लियर। क्या बना? कलकत्ता बना। और याद रखिएगा अंग्रेजों ने यही कलकत्ता पर या यही कलकत्ता या ऐसे लिख लीजिए यही कालीकाता में या कालीकाता के आसपास जो जमीन थी या क्षेत्र थे उसे शहर के रूप में बसा दिया। क्लियर। शहर के रूप में बसा दिया। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा वही आगे चल करके क्या होता है, एक शहर हो जाता है। अब तो ये भैया शहर बन गया। अब जब शहर बन गया तो शहर की रखवाली करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक किला भी बनवा दिया। एक किला भी बनवा दिए। क्लियर। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्लियर। याद रखिएगा उस किले का जो नाम था, आप उस किले का नाम जो लिखेंगे फोर्ट विलियम। कहीं कहीं विलियम फोर्ट भी लिखा रहता है। ये फोर्ट विलियम कहां बना था? कलकत्ता शहर में किला बना। अब आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 1717 ईस्वी की कहानी। चलें।
1717 ईस्वी में। जैसे कि आपने देखा यहां पर एक छोटे छोटे जो सूबेदार थे वो तो अपना पद चेंज कर रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई होना चाहिए केंद्रीय सत्ता में। याद रखिएगा, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उनका एक, आप समझिए, नौकर का काम करने वाला व्यक्ति फर्रुखसियर था। कौन था? फर्रुखसियर था। और वह फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में केंद्रीय सत्ता में बैठकर शासक का काम करने लगा। अब भैया याद रखिएगा, एक कहानी सुना होगा आपने कि फर्रुखसियर को एक फोड़ा हुआ था। एक फोड़ा हुआ, वह भी प्राणघातक। ऐसा थोड़ी ना है कि प्राणघातक हुआ है तो पहले कहीं चेकअप कराया होगा, लोकल आसपास के पास गांव के जो मोहल्ले में होते हैं डॉक्टर, उनसे भी चेकअप कराए होंगे, लेकिन डॉक्टर ने क्या किए होंगे? चीर फाड़ किए होंगे, लेकिन ठीक तो नहीं हुआ होगा। तो लास्ट में गांव वाले डॉक्टर अक्सर बता देते बहुत लेके भागिए, कहीं इस तरीके से होता है, कंडीशन होता है। तो सेम कंडीशन इस तरीके से यहां पर उनको बता दिए कि प्राणघातक है, आप किसी बड़े सर्जन को दिखाइए। ये बात पता चली ब्रिटेन में। ब्रिटेन से एक व्यक्ति आया, याद रखिएगा, ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन वालों को भी मौका मिलना चाहिए। ब्रिटेन वाले ये भी सोचने लगे अब इससे बढ़िया मौका कहां मिल सकता है कि केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ फर्रुखसियर, उसको फोड़ा हुआ है, अगर उसके फोड़े को हम जल्दी जल्दी ऑपरेशन कर दे, ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है कि हमें बहुत बढ़िया चांस मिल जाए और अच्छा खासा हम भारत में कब्जा जमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, वह व्यक्ति जो ब्रिटेन से आता है, ब्रिटेन से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सरमन। वेरी इंपॉर्टेंट है। और व्यक्ति कौन आता है? सरमन। अब आपके मन में उठ रहा, क्या सरमन डॉक्टर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरमन को यह बात पता चली कि जो वहां पर केंद्रीय सत्ता में फर्रुखसियर बैठा है उसको प्राणघातक फोड़ा हुआ है, अगर उसका इलाज कर दिया जाए तो उम्मीद है कि वो फरमान जारी कर सकता है। ये बातें अच्छे से पकड़ में आ गई। सरमन क्या किया? एक अपने साथ डॉक्टर ले आया। एक डॉक्टर ले आया, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। क्या नाम था? डॉक्टर हैमिल्टन। अब हैमिल्टन क्या था ये भी ध्यान दीजिएगा, इस सर्जन था, यानी जबरदस्त चीरफाड़ करने वाला था। अब भैया याद रखिए, अब तो ये ओनली वन ब्रिटेन का था तो इंग्लिश का स्पेशलिस्ट होगा और इंग्लिश बोलता था। अब यहां आके बक 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 करें तो कोई समझेगा? इंग्लिश में करें तो कोई समझेगा? नहीं समझते। तो इसीलिए सरमन क्या किया, सरमन भी इंग्लिश में अच्छा खासा जानकार था और ये डॉक्टर भी अच्छा खासा इंग्लिश में जानकार था, लेकिन उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। अब बात तो फंस गई। अब फर्रुखसियर का कैसे इलाज हो, क्योंकि हम वहां जाएंगे तो फर्रुखसियर से बात कैसे करेंगे? उनकी भाषा को जब हम समझ नहीं पाएंगे तो वो हमारी भाषा नहीं समझ पाएंगे, तो कैसे एक दूसरे का मदद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए सरमन एक व्यक्ति को और ले आता है। उस व्यक्ति का नाम है ख्वाजा सपुर्द। एक व्यक्ति को और ले आया, उस व्यक्ति का क्या नाम है? ख्वाजा सपुर्द।
और ख्वाजा सपुर्द जो है ये अंग्रेजी और उर्दू दोनों जानता था। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि जब ये व्यक्ति आता है ख्वाजा सपुर्द, और ये तीन लोग आते हैं, सरमन आते हैं, डॉक्टर हैमिल्टन आते हैं जो कि सर्जन है, उसके बाद ख्वाजा सपुर्द आता है। ख्वाजा सपुर्द उर्दू भी जानता था, अंग्रेजी भी जानता था, यानी उर्दू वाला भाषा आप ये फर्रुखसियर को कन्वर्ट करेगा, और इंग्लिश वाला, अंग्रेजी वाला जो बात होगी वो आप किसको कन्वर्ट करेगा, डॉक्टर हैमिल्टन और सरमन को बताएगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज आप अपने दिमाग में लगाइए, इसका मतलब ख्वाजा सपुर्द जो है ये भी तो द्विभाषी हुआ। तो यहां लिख लेंगे कि डॉक्टर सरमन के साथ जो व्यक्ति आया था वह द्विभाषी था, उसका क्या नाम था, तो याद रखिए ख्वाजा सपुर्द था, द्विभाषी था। अच्छा ठीक है भैया, मान लीजिए अब तो डॉक्टर साहब आ चुके हैं, आए, तो इनको पता चला कि फर्रुखसियर जो बीमारी है प्राण घातक है, इन्होंने क्या किया, चीरफाड़ कर दिया। यानी कि अब लिखेंगे, इसको मिटाते हैं एक बार, जो फर्रुखसियर का फोड़ा हुआ था उसे डॉक्टर हैमिल्टन ने ऑपरेशन कर दिया। अच्छा ये बताइए, अगर एक छोटा सा फोड़ा हो गया या बड़ा चाहे छोटा हो तो दर्द करेगा। अब यहां पर उसको पता चल गया है प्राण घातक है, तो फर्रुखसियर वैसे जाली जिंदा है तो मुर्दा हो गया। और उसके बाद जब ऑपरेशन कर दिया तो ऑपरेशन करने के बाद फर्रुखसियर ठीक हो गया। ये कौन, फर्रुखसियर ठीक हो गया। और जैसे फर्रुखसियर ठीक हुआ, आप समझते हैं खुशियां तो लौट आई, और खुशियां लौट आने के बाद फर्रुखसियर ने फरमान पे फरमान जारी करना शुरू कर दिया। और फरमान जारी करना शुरू कर दिया। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है, ये जो फरमान जारी किया, पहला फरमान क्या था कि ऐसा है कि बंगाल आप ले लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, बंगाल ले लीजिए। बंगाल लेने के बाद अब आप सोचिए, जहां से सबसे ज्यादा भू राजस्व मिल रहा था उसी को फर्रुखसियर क्या किया, फरमान में दे दिया। बंगाल दे दीजिए, और वो भी टैक्स फ्री, हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए। क्या कर दिया, टैक्स फ्री हो गया। कितने हजार रुपए, 3,000 रुपए प्रति वर्ष हमको केवल दीजिएगा बस, क्योंकि भाई कुछ हमारा खर्च वर्च चल रहा है। जहां पूरा राजस्व मिलता था वहां थोड़े बहुत लेने का प्रयास किया, क्योंकि भाई जिंदगी से बढ़ के कुछ और नहीं, वो जिंदगी बचाने के चक्कर में तो 3,000 रुपए पे आप बंगाल दे दिया, टैक्स फ्री कर दिया। अगला फरमान जो दिया, याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दिया। आप जानते हैं बंबई, क्लियर, बंबई में जो, याद रखिएगा, ये टकसाल की जो सिक्के थे उसको भी बनाने के लिए अनुमति दे दिया। और सूरत में 10,000 रुपए प्रतिवार्षिक
ये भी टैक्स फ्री हो गया। अब देख लीजिए कितना टैक्स फ्री कर दिया। ये किसको मिला? लेवा कौन आया? लेवा सरमन आया, क्योंकि सरमन डॉक्टर तो आया केवल ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन लेवा कौन आया? सरमन आया। इसलिए सरमन को ये दान के रूप में जान लीजिए लुटाया जा रहा है। अब याद रखिए 3,000 रुपए में बंगाल टैक्स फ्री कर दिया प्रतिवार्षिक, और सूरत में 10,000 रुपए प्रतिवार्षिक कर दिया। ठीक है, ले जाइए सूरत में जो कुछ भी करना हो आप फैक्ट्री डालिए, जो मन करे सो करिए, हमको केवल 10,000 रुपए चाहिए प्रतिवर्ष। और यहां पर बता दिया कि बंबई में जो टकसाल के सिक्के बनाए जाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना उसमें भी लास्ट में कह दिया था कि काश हम चाहते हैं जो आपका टकसाल का सिक्का है उस पर काश हमारी मुहर लग जाती तो बेटर था। अनुमति ले लेता है और सिक्के पर छपना भी शुरू करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बंबई के टकसाल के सिक्के पर अपना मुहर के लिए वो मर रहा था। दूसरी कंडीशन क्या हुआ? सूरत से 10,000 रुपया पर वर्ष कर दिया और 3,000 रुपए टैक्स फ्री के रूप में उन्होंने क्या किया? बंगाल को फ्री कर दिया। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप दिमाग लगाइए कि सरमन को मिला, क्यों डॉक्टर और क्या ख्वाजा सपुर्द को नहीं मिला? ख्वाजा सपुर्द तो ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेट करके इधर से बात उधर करते थे। और हैमिल्टन क्या करते थे? हैमिल्टन सीधा आए, उनका चीर फाड़ कर दिए, उसके बाद वो पलायन हो गए, फिर सरगन थे। ठीक, लेकिन ले कौन आया था? सरमन। तो भैया एक इंपॉर्टेंट कहानी है, ब्रिटिश वासियों ने सरमन को एक बहुत बड़ी उपाधि दे दी है कि दुनिया में हमने देखा कि बहुतेरों बुद्धिजीवी हैं, पर सरमन जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं मिला। इन्होंने तो भारत से द्वितीय मैग्ना कार्टा लेके चले आए। द्वितीय मैग्ना कार्टा क्यों? द्वितीय मैग्ना कार्टा मतलब यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया, सब जगह पूरा अधिकार जमा लिया, सब कुछ फ्री मिल गया। अब इसीलिए याद रखना सरमन को ही द्वितीय मैग्ना कार्टा मिला था। अब आपके मन में उठ रहा कि पहला मैग्ना कार्टा कहां मिला था? पहला मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में राजा जॉन द्वारा ब्रिटेन के पब्लिक को मिला था। ये भी याद रखिएगा। जो द्वितीय मैग्ना कार्टा है वो किसको मिला था? सरमन को मिला था। क्लियर? जो सरमन को मिला। अब मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एज ए आप समझिए कि मौखिक रूप में ये महाअधिकार पत्र है, एक महान अधिकार है, उसी का लेटर में बाद में कन्वर्ट करके पत्र में लिख दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? इसे बोल दिया गया महाअधिकार पत्र। पहले मौखिक में होता, उसके बाद उसको संशोधित करके पूरा बढ़िया लिखते हैं। तो ये एक प्रकार से मैग्ना कार्टा हो गया। क्लियर? तो ये द्वितीय मैग्ना कार्टा किसको मिला? सरमन को मिला। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलें, अगला है, उधर मुर्शीद कुली खां जो है स्वायत्ता तरफ ले जा रहा था। बंगाल को क्या कर रहा था? स्वायत्ता की तरफ ले जा रहा था कि हम पूरा क्या करेंगे, स्वतंत्र करा लेंगे, अपने बस में कर लेंगे। वो केंद्रीय सत्ता के चक्कर में पड़ा हुआ था। कहते नहीं, ढेर चक्कर में पड़ने से थोड़ा बहुत जो मिला है वो भी छूट जाता है। तो सेम कंडीशन वही मुर्शीद अली खां का भी है, कुली खां का भी है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हुआ क्या? इन्होंने क्या किया? मुर्शीद कुली खां जो है पहला काम किया, केंद्रीय सत्ता ले जाने के चक्कर में पहला काम अब ये भी कह सकते हैं कि बंगाल को स्वतंत्र कराने में पहला काम क्या करता है, जरा देखिए। ये करता है कि जो भाई, इसका नाम क्या है ये भी ध्यान दीजिए, मुर्शीद कुली खां।
पहला काम करता है कि जो बंगाल की राजधानी है ढाका, उसे उठाकर मुर्शिदाबाद कर देता है। अब आपसे पूछा जाएगा मुर्शीद कुली खां पहला काम क्या किया था, तो याद रखिए बंगाल की राजधानी ढाका उठा करके मुर्शिदाबाद कर दिया था। आगे चले, उसके बाद 1719 में, याद रखिएगा, इन्होंने बंगाल के क्षेत्रों में उड़ीसा को भी शामिल कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं बंगाल में बिहार और उड़ीसा ये तीनों मुख्य समझे जाते हैं। जाते थे, क्लियर। तो 1719 में बंगाल के क्षेत्रों में उड़ीसा को भी शामिल कर लिया। अब आइए द्वितीय काम क्या थे। द्वितीय काम आप ये समझिए कि हमने आपको बता ही दिया था कि बंगाल की राजधानी ढाका से उठा करके मुर्शिदाबाद कर दिया था। तीसरा काम क्या किया कि इन्होंने एक व्यवस्था लाया, एक पद्धति लाया, जिसे बोलते हैं इजारा पद्धति। अब आपके मन में उठ रहा है इजारा पद्धति क्या है, या ठेके पर दी जाने वाली जैसे एक व्यक्ति है, उसको मैंने ठेका दे दिया, भैया जाइए हम आपको ठेका दे रहे हैं, साल भर के बाद हम आपसे इतना पैसा लेंगे। तो याद रखिएगा मुर्शीद कुली खां भी यह जो इजारा पद्धति लाया था राजस्व कर वसूलने के लिए ठेके पर दी जाने वाली पद्धति है। क्लियर। तो इजारा पद्धति क्या है, एक ठेके पर दी जाने वाली राजस्व वसूली क्या कर लिए है, कर के लिए है, जो कर वसूला जाता है जो कि ठेके पर किया जाता है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आज 1719 की कहानी चली हुई है, आज ये आपकी एक भूमिका रही है। इसके बाद धीरे धीरे आप हम 23 जून और 1757 ईस्वी तक आगे बढ़ेंगे और वहीं पर युद्ध, प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है। अब देखिए कैसे दास्ता की जंजीरों में हम बंधते चले जा रहे हैं, यानी दान में लुटाते चले जा रहे हैं। इधर चेंजिंग से मतलब चेंज करते करते सब कुछ देखिए, उधर ढाका से उठाकर मुर्शिदाबाद, उल्टे सीधे तो कर रहे हैं। इससे क्या है, ये हमारा जो प्रणाली है वह धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कमजोर होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर, और हम समझते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं और बेहतर क्लास में। थैंक यू।